90 के दशक का संक्षिप्त इतिहास। 1990 के दशक की एक अच्छी छवि है। हम इसे एक समृद्ध आशावादी दशक के रूप में याद करते हैं, जो इंटरनेट बूम के साथ समाप्त हुआ, लेकिन कई वर्षों तक यह हमारे अवसाद का कारण बना रहा। 18 महीने के डॉट-कॉम सदमे के कारण हम एक दशक तक वैश्विक संदर्भ से दूर ही रहे थे। नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार हटने के साथ 90 के दशक की शुरुआत उल्लास के साथ हुई। यह अल्पकालीन था। 1990 के मध्य तक संयुक्त राज्य अमेरिका में मंदी का दौर था। तकनीकी रूप से मंदी मार्च 1919 में समाप्त हुई, लेकिन इसकी गति धीमी थी और जुलाई 1929 तक बेरोजगारी बढ़ती रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी पूरी तरह से पुनर्जीवित नहीं हुआ था। सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में बदलाव लंबा और दर्दनाक था। 1992 से 1994 के अंत तक बहुत ही उदासीनता का समय था। इन दिनों केबल टीवी पर मात्र सोमालिया में मृत अमेरिकी सैनिकों के समाचार ही प्रसारित होते रहते थे। वैश्वीकरण और अमेरिकी प्रतिस्पर्धा के बारे में चिंता और ज्यादा तब होने लगी जब रोजगार का बहाव मैक्सिको की तरफ तेज हो गया। इस निराशावादी माहौल ने तत्कालिक राष्ट्रपति बुश को कार्यालय से बाहर कर दिया और रास पेरोट की 1992 में लगभग 20% अधिक वोटों से लोकप्रिय जीत हुई। साल 1912 में थियोडोर रूजवेल्ट के बाद यह तृतीय पक्ष के उम्मीदवार के लिए सबसे अच्छी जीत रही। लेकिन इस जीत के बाद जो निर्वाण जैसे बैंड, तेज संगीत और हीरोइन आदि की ओर सांस्कृतिक आकर्षण से भी आशा या आत्मविश्वास प्रतिबिंबित नहीं होता था। सिलिकॉन वैली भी सुस्त महसूस कर रही थी। जापान सेमीकंडक्टर युद्ध जीत रहा था। यूजर फ्रेंडली वेब ब्राउजर न होने की वजह से इंटरनेट अभी तक आंशिक रूप से चल रहा था, लेकिन इसका वाणिज्यिक उपयोग 1992 के अंत तक प्रतिबंधित था। जब मैं 1985 में स्टैनफोर्ड पहुंचा, तब वहां पर कंप्यूटर साइंस की बजाय इकोनॉमिक्स विषय सबसे लोकप्रिय था। विश्वविद्यालय परिसर में ज्यादातर लोग तकनीकी क्षेत्र को मूर्खतापूर्ण, यहां तक कि इसके बारे में बात करने वाले को गंवार तक कह दिया जाता था। लेकिन इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया। मोज़ेक ब्राउजर को आधिकारिक तौर पर नवंबर 1993 में रिलीज कर दिया गया, जिससे लोग नियमित इंटरनेट का प्रयोग करने लगे। मोज़ेक नेटस्केप में बदल गया, जिसने 1994 के अंत में अपने नेविगेटर ब्राउजर को जारी किया। 12 महीने के अंदर ही नेविगेटर इतना मशहूर हो गया कि जनवरी 1995 में ब्राउजिंग बाजार के उपयोग को 20% से बढ़ाकर 80% कर दिया। नेटस्केप अगस्त 1995 में अपना आईपीओ लाने में सक्षम हो गया था, भले ही वह अभी तक लाभदायक स्थिति में नहीं था। 5 महीने में ही नेटस्केप के शेयर का स्टॉक भाव $28 से $174 प्रति शेयर तक बढ़ गया था। अन्य तकनीकी कंपनियां भी तेजी से बढ़ रही थी। याहू अप्रैल 1996 में $848 मिलियन की वैल्यूएशन के साथ सार्वजनिक हो गया। अमेजॉन की कीमत मई 97 में $438 मिलियन थी। 98 के वसंत तक प्रत्येक कंपनी के शेयरों की कीमत चौगुनी से भी अधिक हो गई। अनेक मार्केट क्रिटिक्स ने गैर इंटरनेट कंपनियों के मुकाबले इंटरनेट कंपनियों की कमाई और राजस्व के गुणांकों पर सबसे ज्यादा सवाल उठाया। अब यह निष्कर्ष निकालना आसान था कि बाजार पागल हो गया था। निष्कर्ष समझ में आया, लेकिन गलत समय पर। दिसंबर 1996 में बुलबुले फटने से 3 साल पहले फेड चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन ने चेतावनी दी थी कि अनावश्यक रूप से बढ़ी हुई एसेट वैल्यू तर्कहीन अधिकता हो सकती है। टेक्नोलॉजी के निवेशक उत्साह में थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि वे कितने तर्कहीन थे। यह जानना बहुत आसान है कि उस समय बाकी दुनिया में चीजें बहुत अच्छी तरह से नहीं चल रही थीं। पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट जुलाई 1997 में आया।
क्रोनी पूंजीवाद